नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के सभी भूगोल के विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी आपको पर्यावरण अध्ययन जो आपकी बीए तृतीय वर्ष की प्रथम यूनिट है उसके बारे में हम बात करेंगे। पर्यावरण का अर्थ, महत्व, उसके घटक, उसका कार्य, उसके विषय संबंधी चर्चा आपने हालांकि आप पढ़ चुके हैं पर्यावरण डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन प्रथम इकाई आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और सामान्य अध्ययन के हिसाब से भी। इसलिए हमने इसको चाहा है कि आपको पहले प्रथम यूनिट के बारे में बताएं। सबसे पहले आप पर्यावरण अध्ययन में परिचय, पर्यावरण का, उसकी परिभाषा, उसका स्कोप और उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। देखिए, पर्यावरण किसे कहते हैं? आप बहुत प्रथम आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप पढ़ चुके हैं और आप द्वितीय सेमेस्टर में भी इसको देख चुके हैं। पर्यावरण सामान्य रूप से अपने चारों ओर पर्यावरण चारों ओर घिरे हुई दशाओं को, जो जहां हमारा निवास स्थान है, आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम पृथ्वी पर निवास करते हैं और पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण हमें घेरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण है। जिस स्थान पे आप रहते हैं उसके सराउंडिंग जो जो स्थितियां आपको देखने को मिलेगी वो हमारा पर्यावरण है। सामान्य रूप से हम पर्यावरण को इसी तरह से परिभाषित करते हैं। आप इसमें देखेंगे ये पर्यावरण सामान्य रूप में हम इसको विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और जब हम भूगोल के अंदर पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से हम ये चीज कहते हैं कि पर्यावरण एक अंतर अनुशासनिक विषय है जिसे हम बाकी सारी सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करें तो मूल रूप में वो विषय आपको भूगोल के अंदर पढ़ने को मिलता है। क्योंकि आप जब पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं कि पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई और पृथ्वी के अस्तित्व में आने के काफी समय बाद मनुष्य इस धरातल पर आया, तो पर्यावरण मनुष्य के आने से कई समय पहले निर्मित होना प्रारंभ हो गया था। जब आप प्रथम सेमेस्टर में आपने पृथ्वी उत्पत्ति के सिद्धांत और भौगोलिक समय चक्र पढ़ा है, उसमें आप बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से, उसके बाद भूवैज्ञानिक समय चक्र किस तरीके से चलता है और मनुष्य उसमें कहाँ आता है और उसके बाद मनुष्य की अपना क्रियाकलाप शुरू होता है। मनुष्य का जो भी कार्य क्रियाकलाप शुरू हुआ वो वहां के पर्यावरण के अनुकूल हुआ, पर्यावरण के अनुसार हुआ। यही अध्ययन हम भूगोल में करते हैं कि मनुष्य को उसका पर्यावरण किस तरीके से प्रभावित करता है, उसके कार्यकलाप कैसे निर्धारित होते हैं, वो वहां पे किस तरीके के अपनी एक्टिविटी करता है, तो ये पूरा निर्धारित कौन करता है? वहां का पर्यावरण। पर्यावरण की सामान्य परिभाषा हम कह सकते हैं कि जो हमें वो पर्यावरणीय दशाएं जो हमें अपने चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण का अर्थ है कि जो आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं उसमें मनुष्य, वहाँ के निवासी, वहाँ की वनस्पति, वहाँ की लिविंग और नॉन लिविंग दोनों वस्तुएं शामिल हैं, वो वहाँ का पर्यावरण कहलाता है मुख्य रूप से। आप जब भूगोल की हम बात करेंगे तो पर्यावरण में हम क्या क्या चीजें मोटे रूप में शामिल करेंगे। देखिए, आपने लिथोस्फीयर पढ़ा है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, हम उसमें शामिल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, जो आपका पृथ्वी है उसको जो चारों तरफ से घेरे हुए है, जहां से हवाएं चलती हैं, जहां पे सूर्य ताप मिलता है, जहां से वर्षा होती है, ये सारे पर्यावरण के तत्व हैं जो पर्यावरण को निर्धारित करते हैं। हाइड्रोस्फीयर, जब वर्षा का पानी धरातल पर आता है तो वो विभिन्न स्थानों पर जमा होता है, वो समुद्रों में जमा होता है, वो झीलों में जमा होता है, वो नदियों में जमा होता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब पानी धरातल पर जमा होता है उसी के बाद हमारा वाष्पीकरण शुरू होता है और उसी के अनुसार हमारी वर्षा निर्धारित होती है और सारी जो सूर्य ताप है, प्रकाश संश्लेषण, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। तो इसका अध्ययन भी हम इसी में करते हैं। लिथोस्फीयर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि धरातल पर किस तरीके का धरातल है हमारा, वो पहाड़ है, वो मैदान है, वो पर्वत है, वहाँ पर किस तरह की टोपोग्राफी है, वो डिसाइड करेगा कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है।
इन सबको मिला के जब आप एटमॉस्फेयर की बात कर लें, जब आप हाइड्रोस्फीयर कर लें और लिथोस्फीयर कर रहे हैं, इन तीनों को मिलाकर हमारा इकोस्फीयर बनता है। इकोस्फीयर मतलब जो हमारा पर्यावरण का तंत्र है, किस स्थान पर कौन सा पौधा होगा, ये वहां की क्लाइमेट, वहां की चट्टान, वहां के पानी की स्थिति को देखकर डिसाइड होता है। तो तीनों स्थितियों को मिलकर आपका इकोस्फीयर बनेगा। इकोस्फीयर में जिस तरीके की वनस्पति होगी वहां पे वैसे ही जीव जंतु होंगे। ये पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग मतलब स्थापित है कि हम किस जैवमंडल की बात कर रहे हैं। जब आप भूमध्य रेखा के चारों ओर ऊपर और नीचे की बात करेंगे तब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। जहां सर्वाधिक वर्षा होगी वहां पे सघन वनस्पति होगी, जहां सघन वनस्पति होगी वहां पर पाए जाने वाली प्रजातियां, वहां पे पाए जाने वाले जीव जंतु अलग तरीके के होंगे। ऐसे ही आप अगर थोड़े ऊंचे अक्षांशों में जाएंगे तो वहां पर आपको वर्षा प्राप्त करने के दिनों की संख्या कम होगी, वहां पे ठंडा टेम्परेचर होगा। जब वहां पर कोनिकल आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा तो वहां पे पाए जाने वाले जीव जंतु अलग होंगे। जब ये सारी स्थितियां निर्मित होगी तो मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, मनुष्य किस तरीके का काम करता है, उसके आर्थिक व्यवसाय कैसे होंगे, ये भी वहां की धरातलीय स्थिति, वहां की जलवायु स्थिति, वहां के इकोस्फीयर पर डिपेंड करता है। तो ये कुल मिला के मनुष्य अगर पूरी तरीके से कहीं प्रभावित होता है तो वो अपने एटमॉस्फेयर से होता है। तो उसमें आपका शामिल है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। इनको मिलकर आप इकोस्फीयर बनाएंगे और ये सब मिलकर आपका बायोस्फीयर कहलाता है। जब ये पूरा टोटलिटी में आप इन सब को देख के एक किसी स्पेशल रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं या बताते हैं कि यहाँ पर इस तरह की जलवायु में इस तरीके के कार्यकलाप होते हैं, यहाँ पर वनस्पति का पाया जाने वाला प्रकार ये है और यहाँ पर मनुष्य इस तरह की एक्टिविटी करता है, ये अन्य प्रदेश से अलग है। जब आप इस तरीके का डिमार्केशन पूरी ग्लोब पे करते हैं तब हम कहते हैं कि ये अलग अलग बायोस्फीयर में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये चीज है कि वहां का पर्यावरण, वहां की पर्यावरणीय स्थितियां निर्भर करती हैं कि वहां पर मनुष्य किस तरीके की एक्टिविटी करेगा, मतलब मनुष्य पर्यावरण से किस तरह प्रभावित हो रहा है कुल मिलाकर। अब इसमें आप एटमॉस्फेयर देखेंगे, एटमॉस्फेयर किस तरीके से प्रभावित करेगा। भूगोल में आप एटमॉस्फेयर एक अलग से विषय के रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर एक पूरा गैस का आवरण है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जितनी गैस पाई जाती है, आपको ऑक्सीजन 21% के रूप में मिलेगी, नाइट्रोजन सर्वाधिक मिलती है, ओजोन गैस आप जानते हैं, ओजोन परत से हमारी पराबैंगनी किरणें छनकर और वो किरणें आप तक मिलती है जो हमारे लिए लाभदायक है। तो ये कुल एटमॉस्फेयर का ढांचा है। यहीं पर आपकी स्थल उसमें क्षोभ मंडल देखते हैं, समताप मंडल देखते हैं, उसके बाद तापमंडल देखते हैं और इन सब में गैस के कण मिलेंगे, धूल के कण मिलेंगे, वाष्पीकरण यहीं होगा, यहीं से आपकी वर्षा डिसाइड होगी और वर्षा के कण बनेंगे, लेटेंट हीट बाहर निकलती है और वर्षा होती है। ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है, हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी का जो वातावरण है, जो गैस का कंपोजिशन है, वो एक फिक्स है। यहीं पर हम बात कर लें कि अगर नेचर ने जिस तरीके की स्थिति आपको बना के दी है, उसने तय करके दिया है कि मनुष्य के रहने के लिए 21% आपको ऑक्सीजन चाहिए, 71% के करीब आपको नाइट्रोजन चाहिए, तो ये फिक्स है। अगर मनुष्य के किसी कार्यकलाप के कारण इन गैसों के कंपोजिशन में या इन गैसों के संगठन में कोई बदलाव आता है, थोड़ा भी बदलाव, वो हमारे लिए हानिकारक है। जैसा कि आप बहुत पिछले समय से देख रहे हैं कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि भूमंडल पर भूतापीय हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ओजोन गैस को नुकसान पहुंच रहा है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है। ये केवल और केवल इसलिए है कि हमने पर्यावरण की संवेदनशीलता को नहीं समझते हुए हमने कुछ ऐसे कार्य किए कि जिससे हमने उस संगठन में या नेचर ने जो हमें प्रदान किया है अपनी उत्पत्ति के बाद से, उसमें हमने जो हस्तक्षेप किया है, उसके परिणाम स्वरूप हम ये पर्यावरण
बदलाव देख रहे हैं और जिसकी हम ग्लोबल वार्मिंग या तमाम हमारे पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो इससे प्रभावित हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर आपके लिए पढ़ना क्यों अनिवार्य है और क्यों आवश्यक है कि एटमॉस्फेयर में जो भी परिघटनाएं हो रही हैं वो बहुत संवेदनशील है। हमारी थोड़े से भी हस्तक्षेप से उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो वो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पूरे भूमंडल पर उसका बदलाव देखने को आता है। इसी तरीके से आप इसमें देख रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये ट्रोपोस्फियर हमारी पहली परत है पृथ्वी के बिल्कुल निकट, जहां पर सारी वायुमंडलीय परिघटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फियर में होती है। फिर आप देख रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर, वहीं पर आप ओजोन लेयर देख रहे हैं, मेसोस्फियर उसके ऊपर वाली परत, और उसके पास थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर आप जानते हैं, जितने हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं और वहां से जो हमें सूचनाएं मिलती है वो हमारे इस थर्मोस्फियर में जाकर सेटल्ड होते हैं और वहां से हमें सारी सूचनाएं, जितना भी हमारा संचार तंत्र फैला हुआ है वो सब इनके कारण है। इस परत में जाकर हम इन चीजों को फैलाते हैं और वहां से हम वेव्स पाते हैं। तो इन परतों का जो डिमार्केशन है, इन परतों का जो निर्माण है वो बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। अगर इनमें कोई बदलाव हमारे धरातल पर, जो पृथ्वी पर अगर हमने कोई बदलाव किया तो वो ये सारी परतों को डिस्टर्ब करता है, और जब इन परतों को डिस्टर्ब करता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे ग्लोब पर या हमारे रहने के स्थान पर जो से मनुष्य का, उसको प्रभावित करता है। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर पूरी तरीके से आप जानते हैं जितना वर्षा धरातल हमारी पाती है वो सारी वर्षा या तो समुद्रों में जाएगी, पहले नदियों में आएगी, तालाब में आएंगी, आपके झीलों में आएंगी और वो सारी समुद्र में बह के जाएगी। उसके बाद कुछ धरातल के नीचे चली जाती है ग्राउंड वाटर के रूप में, जिसको हम भूमिगत जल कहते हैं, और कुछ बर्फ के रूप में जमा हो जाती है, जो दोनों ध्रुवों पर आप जानते हैं, जहाँ बर्फ के रूप में। तो पानी को हमारी पृथ्वी इस तरीके से प्रिजर्व रखती है, अपने पास रखती है। अब यही पानी आप जानते हैं वाष्पीकरण होकर संघनन के द्वारा बादल बनते हैं और वही पानी आपका उसमें वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप देख लीजिए कि पानी हमारे पास 97% हमारा ओशंस में चला जाता है। ठीक है। 2% पानी हम अपने आइस कैप या बर्फ के रूप में संग्रहित कर पाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बात है कि केवल 1% इस पूरी पृथ्वी पर फ्रेश वाटर है, जिसको हम पीने योग्य पानी कहते हैं। आप सोचेंगे इतना पानी है धरातल पर, उसके बावजूद हम की क्राइसिस की बात क्यों करते हैं और क्यों पानी बचाने की बात बार बार करते हैं? ये केवल और केवल इसलिए कि हमारे पास पूरी धरती पर मात्र 1% फ्रेश वाटर है। आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से लगातार हमारी जनसंख्या धरातल पर पूरी पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। इस 1% पानी को पहले थोड़ी जनसंख्या थी उनमें बंटता था, अब जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो पानी तो उतना ही है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है। तो रिसोर्स को, जब हम संसाधनों को बचाने की बात करते हैं, वो हम इसीलिए बात करते हैं कि हमें पहले उसकी उपलब्धता का अनुमान होना चाहिए कि हमारे पास पानी कितना प्रीशियस है। आप पानी के बिना कितना रह सकते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, ऑक्सीजन के बिना आप, अगर हम जो हमारा जीवन प्राप्त करने की चीज है, जैसे हमें सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, अगर वो ही हमारी प्रदूषित हो जाएगी तो हम कैसे जिएंगे? फिर दूसरा है पीने के पानी की बात करें, अगर वो नहीं आपके पास फ्रेश होगा तो आप जीवित कैसे रहेंगे? तो संसाधनों को बचाने की बात सीधे से पर्यावरण से इससे जुड़ी हुई है कि हमारे अस्तित्व का प्रश्न है हमारे सामने कि हमारी प्रजाति बचेगी कैसे अगर हम इन संसाधनों को बचाने की बात, या हम इसको समझने की ही चेष्टा नहीं करेंगे कि धरातल पर पानी आता कैसे है, वर्षा होती कैसे है, वर्षा कम होती है तो क्यों होती है, और अगर वर्षा होती है और वो धरातल पर आती है तो उस पानी को रोकना हमें कैसे है, मतलब उसको समुद्रों में खारा बनने से पहले हम उसका कितना पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम ऐसी कैसी गतिविधियां करें जिससे हम पानी को रोक सकें, इन संसाधनों का उपयोग हम अपने विकास के लिए कर सकें।
तो जब आपके सामने संसाधनों की बात या संसाधनों की क्राइसिस की बात या प्लानिंग की बात आती है, या आपसे कहा जाता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, आप वो तभी करेंगे जब आपको ये पता होगा कि उसकी अवेलेबिलिटी हमारे धरातल पर कितनी है, उसकी महत्ता हमारे लिए क्या है, और बाय द वे वो हमें मिलता कैसे है। तो पर्यावरण अध्ययन जो आपको कराया जा रहा है इस पेपर के माध्यम से, उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमारे छात्र इस संसाधन की या इस पर्यावरण की संवेदनशीलता को जाने, उस संसाधन की धरातल पर उपलब्धता को जाने और उसकी बेहतर प्लानिंग कर सके और उसको ऐसा इस्तेमाल करें जो भविष्य की हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बचा के रख सकें। अगर हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा बेजा इस्तेमाल किया होता तो आज हमारे पास नदियां नहीं होती इतनी, और ना हमारे पास शुद्ध पानी होता पीने का। लेकिन हम जिस तरीके से नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे जनरेशन, हम आने वाली जनरेशन को क्या छोड़ के जाएंगे? यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका कहता है, जिसको टिकाऊ विकास कहते हैं। विकास को तो आप नहीं रोक सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हम नगर शहर नहीं बनाएंगे या हम इंडस्ट्री नहीं डालेंगे या हम सड़कें नहीं बनाएंगे। विकास करना है हमको हर हाल में, लेकिन विकास ऐसे मापदंडों के आधार पे करना है कि हम संसाधनों का कम से कम नुकसान करें, उनका कम से कम इस्तेमाल करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन संसाधनों को संरक्षित भी रख सकें। ये मुख्य उद्देश्य है इस प्रश्न पत्र को आपको पढ़ाने का। हाइड्रोस्फीयर के अलग अलग फॉर्मेट इसमें दिखाए गए हैं। आप जानते हैं समुद्र, झील और किस तरीके से वहाँ पे चक्रवात, प्रति चक्रवात आते हैं। ये सब हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं और इसी से हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। आपने अभी ये लिथोस्फीयर है, आप भी ये फर्स्ट सेम में आज बहुत अच्छे से लिथोस्फीयर को पढ़े हैं। लिथोस्फीयर की सारी परतें मतलब धरातल पर ओशियन या हमारा महाद्वीप और महासागर दोनों के नीचे आप जानते हैं कि हमारी परत है जहां से भूकंप पर ज्वालामुखी प्रभावित होते हैं या भूकंप पर ज्वालामुखी हमें प्रभावित करते हैं। आप 3 परतें जानते हैं उनकी। आंतरिक परत जिसको हम सियाल, सीमा और नीफे कहते हैं। नीफे सबसे आंतरिक परत है जहां पर सब बॉइलिंग होता रहता है। जो भी आपको दिखाई देता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और लावा आप देखते हैं, वो लावा पूरी तरह से फॉर्म इस नीफे के उसमें होता है, मेंटल है उसके ऊपर, और उसके ऊपर हमारी सारी प्लेटें हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आप बहुत अच्छे से बीए फर्स्ट सेम में पढ़े हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से हमारी प्लेटें मूव कर रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को चलती हैं, और जब उन तीनों किनारों पर 3 तरह की एक्टिविटी होती है, उन तीनों एक्टिविटी के आधार पर ही आपके भूकंप, ज्वालामुखी और फॉल्ट बनते हैं, और वो सीधी तरीके से हमारे पूरे धरातलीय स्थलाकृति को प्रभावित करते हैं। और ये स्थलाकृति को जब प्रभावित करते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। तो एक बड़ा फैक्टर स्थलाकृति है। जिस तरीके से आपने हाइड्रोस्फीयर देखा है वैसे ही आपका लिथोस्फीयर है। फिर बायोस्फीयर, हमने पहले ही बात की कि ये लेयर इन सब को मिलाकर बनती है। इसमें आपके छोटे से छोटे, जो मच्छर से भी छोटी लिविंग है, जो जीवित है, वो ऑर्गेनिज्म से लेकर आपका नॉन लिविंग सब कुछ उसमें शामिल है। और जो इस धरती पर या इस पृथ्वी पर निवास करता है वो हमारा बायोस्फीयर की अध्ययन के अंतर्गत आता है। और ये लेयर जिसको हम, इस पूरी परत को हम अपने लाइफ लेयर कहते हैं, जिसको हम अपने जहां पर हमारी पूरा जीवन पाया जाता है, वो हमारा बायोस्फीयर है। तो पर्यावरण सीधे सीधे रूप में इस बायोस्फीयर को प्रभावित करता है और इस बायोस्फीयर से पर्यावरण प्रभावित होता है। देखिए, पर्यावरण के लिए आप कुछ चीजें बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें। सबसे पहली चीज है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, ठीक है। जो भी प्रभावित होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, वो धरातल के बाहरी उससे हो, वो चाहे एटमॉस्फेयर से होगी, वो चाहे हाइड्रोस्फीयर से होगी, वो चाहे लिथोस्फीयर से होगी। तो ये एक बाह्य शक्ति है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारी शक्तियां आपस में अंतर संबंधित है। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। एक को आप अगर छेड़खानी करते हैं या एक में हस्तक्षेप करते हैं तो वो पूरी कड़ी प्रभावित होती है। सामान्य रूप से देखने पे हमें नहीं लगता कि हमने तो यहाँ पर इस तरह की इंडस्ट्री लगाई थी, इससे वर्षा कैसे प्रभावित हो गई, इससे यहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य कैसे प्रभावित हो गया। लेकिन वो डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से एक दूसरे को ये चेन के रूप में प्रभावित करता है। तो इसीलिए इसकी संवेदनशीलता आप समझ सकते हैं कि आप
पर्यावरण के एक घटक को अगर प्रभावित करते हैं तो उसका अंतिम सिरा भी प्रभावित होता है। इसलिए इसकी जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं या जब भी हम कोई इस तरह की योजना बनाते हैं तो उस इलाके के पर्यावरणीय बिंदुओं का अध्ययन करना सबसे पहले अनिवार्य होता है। फिर इन शक्तियों का जितनी भी पर्यावरणीय प्रभाव है उन सब का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, मतलब वो टोटलिटी में इफेक्ट डालती है मनुष्य की लाइफ पर, मनुष्य के क्रियाकलापों पर, उनकी पूरी एक्टिविटी जितनी आपकी एक्टिविटी हो रही है, वो चाहे इकोनॉमिक हो, वो चाहे सोशल हो, उस पर वो इकट्ठा प्रभाव अपना डालती है। उसके बाद ये सारे पर्यावरणीय कारक परिवर्तनशील है, ठीक है, हमेशा ये बदलते रहते हैं। देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है हमारे धरातल पर, इस पृथ्वी पर हर चीज परिवर्तनशील है। कोई भी आप किसी दिन बाहर अगर कोई एक सामान रखेंगे तो आप 2 घंटे बाद देखेंगे उस पर धूल जम गई है, उस पर पत्तियां आ गई हैं, मतलब जिस फॉर्म में आप जैसा रखेंगे वो वैसी कभी नहीं रह सकती। आप नदी का पानी बहता है तो वो इरोजन करते हुए बहता है, मनुष्य भी कभी स्थिर नहीं है, उसका रोज विकास होता है, रोज डेवलपमेंट होता है, तो हर चीज परिवर्तनशील है। लेकिन यहीं पर एक चीज और महत्वपूर्ण आप ध्यान रख लें कि जो भी परिवर्तन होता है वो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। जहां जिस बिंदु से हम चले थे उस बिंदु में हम लौट के पुनः आते हैं, तो ये पूरा चक्रीय परिवर्तन है। आप अपर्दन चक्र में बहुत आसानी से इसको पढ़े होंगे फर्स्ट सेम में, जब आपने डेविस और पेंग की संकल्पनाएं पढ़ी होंगी। तो पर्यावरणीय या धरातल पर जो भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन निश्चित रूप से होता है और अनिवार्य तत्व है परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। और उसी के साथ एक चीज और समझ लीजिए कि परिवर्तन की अपनी अपनी स्टेज है, वो यंग एज में है, वो ओल्ड एज में है, या वो अपनी अंतिम अवस्था में पढ़ते हैं तब देखते हैं कि हम वी आकार की घाटी बनी है यानी पर्वत नए हैं, जब वो यू शेप वैली बन जाती है तो पर्वत अपने ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं और अंतिम एज में पूरा संप्राय मैदान बन जाता है, जैसा डेविस कहते हैं। तो हर एक उसकी एक स्टेज है, उस स्टेज के बाद फिर रीउत्थान होता है और फिर से वो यंग एज में पहुंचती है, फिर ओल्ड एज में जाती है, फिर वो संप्राय मैदान में बदलती है। तो ये चीज आप बहुत स्पष्ट रखें कि इस धरातल पर जो भी हमारे परिवर्तन है वो परिवर्तन निश्चित है, लेकिन वो परिवर्तन एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जो भी परिवर्तन होगा वो परिवर्तन का मनुष्य पर प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। जिस भी तरीके का परिवर्तन, जैसे हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या हमारे टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी पृथ्वी का, तो उसका मनुष्य पर प्रभाव सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। वर्षा की मात्रा में कमी, वर्षा के दिनों में कमी, वर्षा की अनिश्चितता जो हम देख रहे हैं, बर्फ वाली, आप अगर यूरोपियन कंट्री में देखें तो ठंड के जो बर्फ गिरने के समय में वृद्धि हो गई, चक्रवातों की संख्या में वृद्धि, पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, इतने सारे चक्रवात एक साथ आ रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। आप देखिए, चाहे वो आप अमेरिका के तट पर देख लीजिए या यूरोप पे देख लीजिए या भारत पे आने वाले तूफानों की संख्या देख लीजिए, तो ये सारे बदलाव के संकेत हैं और ये बदलाव सीधे रूप में मनुष्य को प्रभावित करता है। एलिमेंट्स जो पर्यावरण के तत्व हैं, आप यहाँ पर एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि पर्यावरण एक विषय ऐसा है जो अंतर अनुशासनिक विषय है। इसको पर्यावरण को आप भूगोल तो बेसिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे सारे विषयों में पढ़ा जा रहा है। आप अर्थशास्त्र नहीं पढ़ सकते या अर्थशास्त्र की कोई योजना नहीं बना सकते जब तक आपको उस स्थान का पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं होगी। आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, आप कोई मैनेजमेंट का वो नहीं कर सकते वहाँ की पर्यावरण के बिना। कोई आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है। किसी स्थान पर आपको बांध बनाने हैं तो वहाँ का पर्यावरण आपको देखना पड़ता है कि वो नदी कितनी सेंसिटिव है, उस नदी से कितने प्रभावित होंगे। हर विषय आपका जितना भी फिजिकल साइंसेस के विषय हैं वो सारे विषय के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं या तत्वों की बात कर रहे हैं उसमें फिजिकल एलिमेंट है। फिजिकल एलिमेंट वो एलिमेंट है या वो तत्व है जो पृथ्वी पर हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुए हैं, उसमें मनुष्य का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमें स्थान मिला है, कुछ हमारे महाद्वीप है, कुछ हमें महासागर है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हमें स्पष्ट रूप से मिले हैं, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। उसमें लैंडफॉर्म्स है,
पर्वत बने हुए हैं, कुछ पठार हैं, कुछ मैदान हैं, कुछ झील हैं। ये प्रकृति द्वारा हमें प्रदाय किए गए हैं। वाटर बॉडीज, नदियां, कहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, नदी कौन सा मैदान बनाती है, नदी कहाँ डेल्टा बनाती है। फिर जो सॉइल है, मिट्टियां हैं, जो चट्टानों से टूटकर जो मिट्टी की संरचना होती है, वो द्वारा हमें दिया गया है। चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज तत्व, ये सब प्रकृति द्वारा हमें मिला हुआ है। और ये वेरिएबल्स हमारे, ये सारे तत्व आप कहेंगे ये तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन ये मनुष्य के निवास स्थान को प्रभावित करते हैं। मनुष्य कहाँ रहेगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिलती है? नदी के किनारे पर। सभ्यता का उदय ही सारी नदियों के किनारे पर हुआ, वो चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, वो चाहे दजला फरात हो, या चीन की नदी के किनारे हो। जहां पर मनुष्य को अपनी आर्थिक कार्यकलाप को चलाने के लिए सारी सुविधाएं आसानी से प्राप्त होंगी, मनुष्य सबसे पहले निवास स्थान उसी को चुनाव किया मनुष्य ने। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, जैसे जैसे मनुष्य अपना विकास करता गया, उसका तकनीकी ज्ञान बढ़ता गया, उसने नए नए संसाधनों की खोज की। वो सारे संसाधन हमको पर्यावरण से मिले और उन संसाधनों का उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस्तेमाल करना शुरू किया, और उस इस्तेमाल से उसके निवास स्थान बनते चले गए। उन सारे तत्वों ने उसको उसके निवास स्थान के साथ में उसके व्यवसाय को प्रभावित किया कि वो कहाँ किस तरीके का व्यवसाय कर रहा है, और उसके लिमिटेशंस को। आप कहें कि भाई हमें उत्तरी ध्रुव पे जाके, भाई हमने तो बहुत वैज्ञानिक विकास कर लिया, तकनीकी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम तो उत्तरी ध्रुव पे जाके निवास करेंगे। आप नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन किसने डिसाइड की है? ये लिमिटेशन वहां के पर्यावरण ने डिसाइड किए, नेचर ने हमें डिसाइड करके दी है कि समुद्रों पे आप घर नहीं बना सकते। आप चाहे विकास कर ले, हमने कुछ पोल्डरलैंड बना के किनारों पर शुरुआत की है, लेकिन आज की स्थिति में हमारे पास इतना तकनीकी ज्ञान नहीं है कि हम नेचर को चैलेंज कर सके या नेचर के विरुद्ध कोई कार्य कर सके। तो मनुष्य पूरी तरह उसकी अपनी आर्थिक, सामाजिक और उसकी राजनीतिक सारी गतिविधियां वहां के प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होती है। तो ये फिजिकल फीचर हुए। बायोलॉजिकल फीचर, जिस तरीके का फिजिकल फीचर होगा वहां पर उसी तरह की प्रजाति होगी, वहां पे उसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, वहां पे जानवर वैसे उसी तरीके के पाए जाएंगे। ध्रुवी भालू सब दूर क्यों नहीं मिलते हैं? या पर्टिकुलर जो अफ्रीका में पाया जाने वाला शेर वो सिर्फ अफ्रीका में क्यों पाया जाता है? या कहीं पाई जाने वाली स्पेशल चिड़िया वो वहीं क्यों होती है? कुछ पौधे केवल ध्रुवीय क्षेत्रों पर या बर्फीली क्षेत्रों पर ही क्यों होते हैं? कुछ मानसूनी एरिया में ही क्यों होते हैं? कुछ क्रॉप यही क्यों उगती है? इस सब को कौन डिसाइड करता है? ये सब वहां का प्राकृतिक वातावरण डिसाइड करता है, और उसी के आधार पर जहां जिस तरीके की वनस्पति होगी वहां पे उसी तरीके का जीवन होगा, वहीं पे उसी तरीके के जीव जंतु होंगे, वहां पे पाए जाने वाले जानवर वैसे होंगे। और मनुष्य का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, कुछ बहुत गोरे होते हैं, कहीं के उनके बाल भूरे होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी आंखों का रंग अलग होता है। कुछ जगह के लोग, जैसे अफ्रीकन इलाके के लोगों को आपने देखा है एकदम काले, उनका बनावट अलग होती है। तो मनुष्य की बनावट तक कौन डिसाइड करता है? वहां का प्राकृतिक वातावरण, वहां पर किस तरह की जलवायु है, वहां का किस तरह का निवास स्थान है, वहां का प्राकृतिक परिवेश कैसा है, ये मनुष्य के स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करता है। वो कैसा रहेगा, उसकी आर्थिक गतिविधियां कैसी होगी, उसका सोशल ताना बाना कैसा होगा, और उसका राजनीतिक पर्यावरण कैसा होगा, ये सारा हमारे प्राकृतिक वातावरण के इर्द गिर्द घूमता है। जो इतना महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो हमारी सारी चीजों को प्रभावित करता है, हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज उसी को करते हैं। हम वहां के प्राकृतिक वातावरण से ही सबसे पहले छेड़खानी करते हैं या अपना मनुष्य का हस्तक्षेप दिखाते हैं। इसीलिए इस प्रश्न पत्र को आपको पढ़ाया जा रहा है कि इस चीज को आप जाने, उसी पर आधारित हमारा तमाम जीवन है, हमारी तमाम विकास है, और उस विकास पर आधारित आने वाली हमारी पीढ़ियों का विकास है। कल्चरल एलिमेंट, आपको जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि हमारा सांस्कृतिक परिवेश, भूगोल में आप बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं दो तरीके के वातावरण होते हैं। एक प्राकृतिक, जो प्रकृति ने प्रदान किया, जिसमें मनुष्य ने अपना कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन दूसरा जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं उसको मनुष्य ने अपने विवेक से
किसी कंस्ट्रक्शन को निर्माण किया, वो हमारा सांस्कृतिक वातावरण। जैसे पृथ्वी से आपको, प्रकृति से आपको मिट्टी मिली, हवा मिली, पानी मिला, इन सबको मिलाकर ईंट का निर्माण तो मनुष्य ने किया। ईंट तो आपको प्रकृति से नहीं मिली, मनुष्य ने अपना विवेक लगाया कि भाई मट्टी से पानी मिलाकर इस तरीके से आग में तपाकर हम एक ईंट बना सकते हैं और उस ईंट से बिल्डिंग बना सकते हैं। उस बिल्डिंग में हम अगर कोई रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए कॉटन मिलता है, उस कॉटन से कपड़ा बनना है, ये मनुष्य का इस्तेमाल है। मनुष्य ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके इन सब स्ट्रक्चर को निर्माण किया। तो ये क्या हो गया? ये मनुष्य का सांस्कृतिक वातावरण हो गया। तो हम दो तरह का अध्ययन भूगोल में करते हैं, दो तरह के पर्यावरणों का अध्ययन करते हैं। एक प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त है, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं। दूसरा सांस्कृतिक, जिस वातावरण का निर्माण मनुष्य ने अपनी बुद्धि, अपने तकनीकी ज्ञान, लेकिन उसकी प्राइमरी वस्तु कहाँ है? उसकी प्राइमरी वस्तु प्रकृति से ही है, लिया उसने प्रकृति से है, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि का कंट्रीब्यूशन दिया है और एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया है, वो हो गया आपका सांस्कृतिक वातावरण। इन दोनों को मिलकर हम विकास की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। तो ये हमारा पूरा पर्यावरण है, जिसमें हम फिजिकल एलिमेंट, वहाँ का बायोलॉजिकल एलिमेंट और कल्चरल एलिमेंट की बात करते हैं। एनवायरमेंट, आपको, आप देखेंगे, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो आप अगर उसको अक्षांश और देशांतरों में विभाजित करते हैं, उसको महाद्वीपों में विभाजित करते हैं, तो आप जानते हैं कि कितने महाद्वीप और कितने महासागर। जब हम महाद्वीप की बात करते हैं तो वे कौन से महाद्वीप हैं जो ठंडे उसमें आते हैं प्रदेशों में, कौन से महाद्वीप हैं जो गर्म उसमें आते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है सूर्य हमारी पृथ्वी पर किस तरह से सूर्य की किरणें या सूर्य ताप हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे भूमध्य रेखीय इलाके सीधे ताप प्राप्त करते हैं, वर्ष भर प्राप्त करते हैं, इसलिए वो सर्वाधिक गर्म है। जब सबसे ज्यादा गर्म होंगे, इवोपरेशन सबसे ज्यादा होगा, वाष्पीकरण होगा और वर्षा सबसे ज्यादा होगी। जब वर्षा सबसे ज्यादा होगी तो वहां का पूरा ताना बना अलग होगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों की तरफ जाते जाते हैं, सूर्य ताप की मात्रा में कमी आती जाती है। ध्रुवों पर आप सबसे कम सूर्य ताप पाते हैं, इसलिए वहां दोनों ध्रुवों पर आपको वर्ष भर बर्फ जमी हुई देखने को मिलेगी। सूर्य की किरणें सीधी वहां कभी नहीं पहुंचती है। तो हमारे यहाँ का जो सबसे प्राइमरी फैक्टर क्या हुआ, आपके पर्यावरण को डिसाइड करने वाला या आपकी जलवायु को डिसाइड करने वाला सबसे प्राइम फैक्टर क्या हुआ? सूर्य। सूर्य से ही ऊर्जा हमें मिलती है। हमारा जनजीवन जो भी बनेगा, जिस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन बनेगी, वो सूर्य ताप से बनेगी और उसी पे हमारा पर्यावरण निर्भर करता है। हम जब कहते हैं ना कि सूर्य पर ब्लैक स्पॉट देखने को मिल रहे हैं या सूर्य ताप में बदलाव आ रहा है, थोड़ा सा भी, अंश मात्र भी अगर बदलाव सूर्य ऊर्जा में होता है, वो पृथ्वी पर बदलाव लाएगा या बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इसलिए हमारा मूल कारक हमें पता हो और वो किस तरीके से अक्षांशीय हमारा विभाजन करते हैं, किस तरीके से हम ऊपरी अक्षांशों में जाकर अपने पर्यावरण को अलग अलग पाते हैं। अगर एक जैसा होता, मान लीजिए आप एक बार को थोड़ा सा कल्पना करके देखें कि सूर्य ताप पूरी पृथ्वी पर अगर एक सा होता तो कैसा होता? हवाएं क्यों चलती? हवाएं चलती हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, हवाएं चलती है निम्न दाब के क्षेत्र से उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। अगर सब तरफ एक जैसा सूर्यताप होता तो हवाएं नहीं चलती, हवा नहीं चलती तो मौसम नहीं बदलते, मौसम नहीं बदलते तो वर्षा नहीं होती। कुछ भी प्रकृति का नियम आप देखिए कि इतना सिस्टमैटिक पृथ्वी ने हमारे लिए, जो इतनी सुंदर पृथ्वी हमें प्रदत्त की है, वो पूरा साइंटिफिक नियम के आधार पर है कि कहाँ कम टेम्परेचर है वहां से हवाएं उत्तरी ओर चलती हैं, वहां से और ऊपर और कम टेम्परेचर है और ये सर्कुलेशन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अगर किली पर नहीं घूम रही होती तो कोई बदलाव होता? दिन और रात होते? आप सोच के देखिए, पृथ्वी अपनी किली पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। एक बार को मान के देखिए कि पृथ्वी अगर अपनी किली पर नहीं घूम रही होती तो क्या होता, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रही होती तो क्या होता? जीवन असंभव होता। जीवन केवल और केवल पृथ्वी पर है
वो मंगल पर नहीं है, वो बुध पर नहीं है, वो गुरु पर नहीं है, अभी तक की स्थिति में तो नहीं है हमारे पास। हमारी आने वाली खोज क्या कहती है हम नहीं कह सकते, लेकिन वो केवल इसलिए कि हमारी प्रकृति ने या हमें नेचर द्वारा एक ऐसी पृथ्वी मिली है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर हम वनस्पति और जीव जंतु सब मिलकर रहते हैं। हर किसी का एक अस्तित्व है, उस पौधे का भी हमारे लिए अस्तित्व है। हम सीधे रूप में अगर ना जान पाए कि अरे इस पौधे के रहने से हमारा क्या संबंध है, लेकिन वो पौधा भी आपको जीवन प्रदान कर रहा है। आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? एक ऐसा कि कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालते हैं, वो सारा हमारा पूरा पर्यावरण लेता है और वो आपको बदले में ऑक्सीजन देता है। ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है? इसी से चल रहा है ना कि हमने अपने पेड़ पौधे बचा के रखे हुए। आप कहेंगे हमें जमीन चाहिए, हमने सारे पौधे काट दिए, आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ये पूरा ताना बाना समझने की जरूरत है, और इस ताने बाने में उतना बैलेंस बना के रखने की जरूरत है कि जितना आपका रहना जरूरी है उतना ही पौधे का रहना भी जरूरी है, उतना ही जंगलों का रहना जरूरी है, उतना ही नदी का साफ रहना जरूरी है। वो सब एक दूसरे से, जैसे हमने पहले बताया, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये आप अलग अलग देख रहे हैं। देखिए इसी धरातल पर आपको अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आप एक तरफ समुद्र देख रहे हैं, सारे रेगिस्तान, जो बड़े बड़े थार का रेगिस्तान है, सहारा का है, अटाकामा का डेजर्ट है, वो भी आप इस पृथ्वी पर पाते हैं। उसके बाद घने जंगल, सारी लाइफ सेंचुरीज आप देखते हैं जहां पे प्रिजर्व करके हमने रखे हुए हैं, वो भी इस धरातल पर है। हर किसी का, मैं आपको इस चित्र के माध्यम से केवल ये बताना चाह रही हूँ कि हर टोपोग्राफी का, हर फिजिकल एलिमेंट का, पृथ्वी द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज का एक अस्तित्व है, उसका एक मायने है, उसकी एक परिभाषा है, उसका एक मकसद है, और वो मकसद हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हम उसको नहीं पहचानते, हम नहीं जानते और हम नुकसान कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने अंधाधुंध औद्योगिकरण किया। उस औद्योगिकरण को करने के दौरान हम ये नहीं जानते थे कि हमारी जो भी पॉल्यूशन होगा वो हमारी ओजोन कोई एक लेयर है उसको नुकसान पहुंचाएगा, और उसके नुकसान से हम पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। हमारी आने वाली खोजों ने बाद में हमें बताया कि अगर ओजोन से आपका सूर्यताप सीधा आएगा तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं बचेगा। थोड़ा भी 1% भी फर्क पड़ता है तो मनुष्य का स्किन कैंसर, तमाम सारी वनस्पतियों के झुलसने का डर, सारी चीज, ये हमें अपने आने वाले अनुसंधानों में पता चला ना। जब हमने ये सब शुरू किया था हम नहीं जानते थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम पर्यावरण की संवेदनशीलता को, उसके अर्थ को, नेचर ने जो हमें प्रदान किया है उसको हम बहुत स्पष्ट रूप से पहले समझे, उसके बाद हम हस्तक्षेप करें उसमें, उसको जानने का, उसका परिणाम देखें, उसको टेस्ट करें कि ये करने से हमारे पर्यावरण को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही, या हमारे पर्यावरण को हम प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। उसका इनडायरेक्टली असर या डायरेक्टली असर हम पर ही उल्टा आएगा। आज तो हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बहुत औद्योगिक वो खोल लिए हैं, हमने बहुत विकास कर लिया है, लेकिन विकास किस कॉस्ट पे किया? हमारा अस्तित्व ही अगर मान लो खत्म हो गया तो किसके लिए विकास है और किसका विकास? ये प्रश्न हमारी आने वाली पीढ़ियों को पूछना होगा, और विकास करने से पहले उस संवेदनशीलता को जानना होगा। फिजिकल एनवायरनमेंट में आप देखते हैं सॉलिड हमें मिलता है, लिक्विड, गैस, लिथोस्फीयर पे जितना है, ये चूंकि रिपीटेशन है लेकिन आप जानते हैं इसको कि लिथोस्फीयर एनवायरनमेंट और उससे मिलने वाली जितनी भी एलिमेंट है, वाटर कंपोनेंट्स है या वहां से मिलने वाली, वो हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। कुल मिला के इसका मतलब यही है। मोटे रूप में, आप बायोलॉजिकल रूप में अगर बात करें तो हम दो चीज की बात पर्यावरण में करते हैं, वहां का फ्लोरा और वहां का फोना। फ्लोरा फोना मतलब आप वहां के जो प्लांट्स वहां ग्रो कर रहे हैं, और वहां पर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स, और वहां पर उस पूरे एनवायरनमेंट को जो मनुष्य वहां पर एक्टिविटी अपनी कर रहा है, वो पूरे तरीके से वहां के फ्लोरा और फोना पर डिपेंड करती है। उसकी आर्थिक सारी गतिविधियां वहां के फ्लोरा फोना पे डिपेंड करती है। तो आप जब भूगोल के विद्यार्थी के रूप में एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जब भिन्न करते हैं तो वहां का प्रादेशिकरण करते हैं, और आप कहते हैं कि यहाँ की वनस्पति से अलग है। क्यों?
क्योंकि यहाँ की जलवायु से अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाया जाने वाला सूर्यताप की मात्रा, यहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा, यहाँ के होने वाली वर्षा की मात्रा से भिन्न है। तो यहाँ पर जो मनुष्य होंगे उनका स्ट्रक्चर, मतलब उनका रहन सहन, उनका दिखना, उनका सामाजिक अस्तित्व, उनका आर्थिक व्यवसाय, उनके मकान बनाने के तरीके, मकान भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ा कि मनुष्य किन अलग अलग तरह के घर अलग अलग इलाकों में बना के रहता है, लेकिन कहाँ पे कैसा घर बनाएगा ये वहां का प्राकृतिक वातावरण तय करता है। आप सोचे कि हम तो भाई बांस के घर ध्रुवों पे बनाएंगे, आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वहां की अवेलेबिलिटी जो होगी, जो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, जिस तरह की होगी, आप क्या पहनेंगे, किस तरीके का पहनाव होगा। आप कहें मैं उत्तरी ध्रुव पे जाके कुर्ता पजामा पहनना चाहता हूँ, हो सकता है ऐसा? आप क्या पहनेंगे ये डिसाइड वहां का प्राकृतिक वातावरण करता है, वहां की जलवायु करती है। आप क्या खाएंगे, किस तरीके का खान पान आपका होगा, ये वहां का प्राकृतिक वातावरण डिसाइड करता है। आप नहीं खा सकते आपकी मर्जी से, जिस तरीके का वहां पे उपलब्धता होगी, जो वनस्पति वहां पे ग्रो होगी, वो ही आपका फूड होगा। आप देखते हैं जिन इलाकों पर चावल ज्यादा उगता है वहां का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल है। जहाँ पे गेहूं सबसे सर्वाधिक मात्रा में होता है वहां का मुख्य खाद्यान्न क्या है? गेहूं है। तो ये डिसाइड किसने किया? प्राकृतिक वातावरण ने, कि गेहूं उगेगा, वहां की जलवायु ने डिसाइड किया। और जिस तरीके का वहां प्राकृतिक वातावरण है, जहाँ का पर्यावरण है, वैसे वहां पे खाद्यान्न उगता है और वही मनुष्य खाता है। उसी के अनुसार वहां पे अपना निवास स्थान चुनता है, उसी के अनुसार अपने व्यवसाय बनाता है और उसी के अनुसार वो वहां पर सर्वाइव करता है। तो कुल मिलाकर हमारा वहां का फ्लोरा फोना से हम उस इलाके को आइडेंटिफाई करते हैं या उस इलाके की हम पहचान करते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, हमारे अबायोटिक फैक्टर, सन, एयर, वाटर, सॉइल, सेडिमेंट, न्यूट्रिएंट्स, ये जो हमें मिलता है प्रकृति के द्वारा, इसकी हम बात कर चुके हैं। अबायोटिक फैक्टर जिसमें हम लाइट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मॉइस्चर, मतलब जिसमें लाइफ नहीं, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए बायोटिक फैक्टर है। तो उसमें सूर्यताप हमने जैसे विस्तार से बात की, टेम्परेचर, मॉइस्चर, जब मॉइस्चर नहीं होगा तो वर्षा नहीं हो सकती है, वहां की चट्टान, चट्टान का प्रकार, वहां पे गैसों की मात्रा जिसकी हमने और बात की है, ये सारे हमारे क्या है? अबायोटिक फैक्टर है। तो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर दोनों को मिलके पर्यावरण बनता है। कुल मिला के एक बहुत छोटा सा अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण क्या है, तो उस स्थान पे पाए जाने वाले बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर दोनों का मिला जुला रूप वहां का पर्यावरण है। अलग अलग, ये मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ कि एक ही आप वो देख रहे हैं प्रजाति का प्राणी, जिसको हम हाइना कहते हैं, वो आपको भूमध्य रेखा पर अलग मिलेगा, ध्रुवों पर अलग मिलेगा और उस टुंड्रा इलाके में आपको अलग मिलेगा। इसको डिसाइड किसने किया? ये नेचर ने डिसाइड किया कि उसकी बनावट जहां पर जिस पर्यावरणीय एटमॉस्फेयर को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो सरवाइव कर सकता है, वहां पर उसको वैसा बनाया। जहां ज्यादा बर्फ होगी उसको फर दे दिए कि वो सरवाइव कर सकता है वहां पे। जहां उसको जरूरत नहीं है, टुंड्रा इलाके में सूखा है, वहां पर उसकी स्किन एकदम खुली हुई है। तो ये नेचर ने हमें प्रदान की है कि हम प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को स्थापित कर सके और वहां पर अपना जीवन यापन कर सके। ये सोशल एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपका प्राकृतिक वातावरण होगा वैसा ही आपका सोशल एनवायरनमेंट होगा। आपकी आर्थिक गतिविधि, आपकी मानवीय गतिविधि, आपकी पॉलिटिकल गतिविधि, ये सब वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होगी और उसी तरह की एक्टिविटी आपकी डिसाइड होगी। दो तरह की सोसाइटी हो सकती है, क्लोज और ओपन, जिसकी हम और आगे की उसमें विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपके लिए अभी जानना ये जरूरी है। एक साइकोलॉजिकल कल्चरल एनवायरनमेंट, उसी से डिपेंड होता है हमारा। एक चीज जो मैं आपको इसी के साथ बताना चाह रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इम्पोर्टेंस तो ठीक है, लेकिन जो आप अपने इसमें पढ़ रहे हैं, देखिए ये पर्यावरण एक आपको पिक्चर में दिखाना चाह रही थी कि ये आपके बिल्कुल लंग्स के आकृति का है और हमने कैसी छेड़खानी की है उसके साथ में कि जब सांस आप लेते हैं तो लंग्स में थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो आपको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। हमने पृथ्वी अपना हस्तक्षेप करके पृथ्वी को कैसा नुकसान पहुंचाया है, ये मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताना चाह रही हूँ। इसीलिए पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है कि आप में एक संवेदनशीलता आए कि हम पर्यावरण के साथ उतना ही करें जितना हमारे अस्तित्व को नुकसान ना पहुंचे।
प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो हम ये सब पर्यावरण में हम छोड़ रहे हैं और ये इससे डिस्टर्ब हो रहा है हमारा पर्यावरण, ये आपके लिए जानना जरूरी है। नीट हमारी पब्लिक अवेयरनेस की इस प्रश्न पत्र को पढ़ाना या पर्यावरण को पढ़ाना ही हमारे लिए सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आप में एक जागरूकता ला सकें, या हम ये चीज ला सकें कि आप में एक संवेदनशीलता पैदा हो कि हम अपने पानी को कैसे बचाएं, अपनी बिजली को कैसे बचाएं, अपने संसाधनों का बेजा इस्तेमाल करने से कैसे रोकें। तो उससे हम ये सब चीजें जो इफेक्ट हो रहा है हमारा, उसको हम कैसे प्रभावित या नियंत्रित कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक वो देना चाहा है मैंने, लेकिन ये आप हैजार्ड्स में और आगे उसमें पढ़ चुके हैं। हाँ, ये एक मुझे महत्वपूर्ण 2 मिनट में आपको अपनी बात बतानी है। जब आप भूगोल में पर्यावरण से प्रभावित होने और उसकी बात कर रहे हैं, तो हम 2 तरह के थॉट पाते हैं अपने भूगोल में। एक विचारधारा को मानने वाले लोग कहते हैं कि मतलब पॉसिबिलिज्म है, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब संभववाद, या हम निश्चयवाद की बात कर ले पहले, कि निश्चयवाद मतलब हम कहते हैं कि भाई मनुष्य को प्रकृति ने पैदा किया है, मनुष्य धरातल की उपज है। पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई, उसके बाद मनुष्य अस्तित्व में आया। तो मनुष्य पूरी तरीके से प्रभावित किससे होता है? वहां के प्राकृतिक वातावरण से होता है। ठीक है। सैंपल जो अमेरिकन बहुत बड़ी जो भूगोलवेत्ता हुई है, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि भाई मनुष्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ नियंत्रित करता है मनुष्य को, वहां का प्राकृतिक वातावरण करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, हम 21वीं सदी में पहुंचे, हमने बहुत सारा विकास किया, उसके बाद एक नई कॉन्सेप्ट हमारे अस्तित्व में आई और उसमें हम कहने लगे कि पॉसिबिलिज्म भी है। मतलब अब हमने बहुत सारे इलाकों में प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा की है और हमने उसमें बदलाव करके उसको अपने अनुसार बनाया। अब इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन में आप सारे पठार छोड़ दें, सारे पर्वत छोड़ दें और आप कहें सारे लोग मैदान में रहेंगे, तो हो नहीं सकता। तो हमने कुछ संभावनाएं तलाशी उन इलाकों में जहां पे हम निवास स्थान बना सकते थे, हम उन इलाकों में कोई आर्थिक गतिविधियां कर सकते थे। तो मनुष्य ने अपने विकास से प्रकृति के साथ इस तरीके से भी आगे बढ़ के काम किया कि हमने प्रकृति को चुनौती के रूप में सामने लिया और हमने कहा नहीं, हम वहां पर भी अपने आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में इसको मानने वाले फ्रांस विचारक थे, आपने ब्लाश और ब्रून्स का नाम सुना होगा अपने उस पेपर में। लेकिन यहीं पर एक बीच की कॉन्सेप्ट आती है जिसको हम कहते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, जैसे ग्रिफिथ टेलर अमेरिकन ज्योग्राफर ने स्थापित किया और उन्होंने कहा कि हमें दोनों के बीच में बैलेंस करने की जरूरत है। और यही आज की जरूरत है कि हम पूरी तरीके से प्रकृति के अनुसार भी नहीं चल सकते और हम पूरी तरीके से प्रकृति को बदल भी नहीं सकते। हमें कुछ प्रकृति को समझकर, कुछ अपने विकास को मिलाकर एक नए पाथ को बनाने का जरूरत है, जिससे हम एक ऐसी सुंदर पृथ्वी बना सके कि प्राकृतिक वातावरण जो हमें प्रकृति ने दिया है उसको हम छेड़ भी ना सके, उसमें हम कोई ऐसा हस्तक्षेप भी ना करें और हमारा भी विकास होता रहे, और हमें जो मिला है प्रकृति के द्वारा उससे हम सुरक्षित भी रख सके, अपने अस्तित्व को ही खत्म करने पर आमादा ना हो जाए। तो आज की जरूरत न्यू डिटर्मिनिज्म की है कि हम दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करें। लेकिन उसके लिए सबसे पहली जरूरत है हम अपने पर्यावरण को समझें। पर्यावरण को आप तभी समझेंगे जब आप पर्यावरण के साथ संवेदनशील होंगे। मेरा ख्याल है कि आपको अपना प्रथम इकाई स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई क्वेरी हो इस इकाई से संबंधित या इस प्रश्न पत्र से संबंधित, तो आपके प्रश्न आमंत्रित है, आप पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो मैं आपसे पूछूं। अब तो आपकी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। आपका ये प्रश्न पत्र मेरा ख्याल है लगभग तैयार होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षा है, तो आप तैयार होंगे इसके लिए। इस प्रश्न पत्र को लगभग आपने तैयार कर लिया होगा। अब इसमें आप पर्यावरण के तत्वों को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोई बच्चा बता सकता है पर्यावरण के तत्व क्या हैं?
हेलो मैम, मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ। मैम मैं हाँ आपसे क्वेश्चन करना चाहती कि आप बोल रहे थे अभी कि ये प्राकृतिक जो चीज़ है उसमें मतलब मानव का हस्तक्षेप भी ना करे और मानव का विकास भी हो सकता है, तो वो कैसे संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। हम अपने संसाधनों का, उन संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल, दो तरह के संसाधन होते हैं आप जानते हैं, जो एक हमें असीमित मात्रा में मिला है और एक हमें कुछ सीमित मात्रा में मिला है। ठीक है, आप कोयले से भी बिजली बना सकते हैं और आप सूर्य से भी, सोलर से भी बना सकते हैं। तो आप ऐसे तकनीकी ज्ञान का विकास करें कि जिससे हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें बजाय कोल के, क्योंकि कोल तो समाप्त होने वाला है या पेट्रोलियम हमारा समाप्त होने वाला है। वो आज या कल में निर्मित नहीं हो सकता है, वो तो सालों करोड़ों सालों से पृथ्वी ने निर्माण किया है तब हमें मिला है। तो हम ऐसे सब्स्टिट्यूट पर जाएं, हम ऐसे विकल्पों पे जाएं जो विकल्प हमारे लिए लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो। जैसे समुद्र से मिलने वाली इतनी सारी हमारी टाइडल है, जो आप जानते हैं ना ज्वार भाटा होता है, हम टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करें, हम वनस्पतियों से ईंधन बनाने की कोशिश करें जैसे जेट्रोफा से हो रही है। तो हम ऐसे अनुसंधान करें जिससे प्रकृति से जो बहुतायत में चीजें हैं, जो क्षय नहीं हो सकता है, उन संसाधनों का इस्तेमाल करें और वे संसाधन जो क्षय होने की कगार पे हैं उनका हम संरक्षण करें। ऐसे भी विकास हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन वो विकास पूरा आपके अनुसंधानों पे, आपकी आने वाली पीढ़ियों के या हमारी पीढ़ियों पर के अनुसंधानों पर निर्भर करेगा। लेकिन वो अनुसंधान तब होंगे जब हम वो संवेदनशीलता के साथ पर्यावरण को समझेंगे। जरूरत पहली ये है कि हम पर्यावरण को समझें कि कौन सी चीज हमारे लिए रिन्यूएबल है, कौन सी नॉन रिन्यूएबल है, कौन सी क्षय होने वाली है और किससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, या उस नुकसान को हम कमतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? जैसे पृथ्वी पर आज अनियंत्रित वर्षा हो रही है, उसका क्या कारण मैम? पृथ्वी पर अनियंत्रित वर्षा जो हो रही है। हाँ, हमने अभी अपने इसमें बात की ना, अनियंत्रित वर्षा का मुख्य कारण है पृथ्वी पर, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, या पृथ्वी पर ताप के असंतुलन की बात कर रहे हैं। हमारी मनुष्य की एक्टिविटी हमने ऐसी बढ़ा ली है जिससे जो गैसों का संतुलन है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का संतुलन में हमने कुछ छेड़खानी की है या अपना हस्तक्षेप किया है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, इससे सीधे हमारी वर्षा प्रभावित हो रही है। और वर्षा की अनियमितता, वर्षा के दिवस में कमी, एक ही कम समय में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना, लंबे समय तक वर्षा नहीं होना, ये सीधे सीधे कारण हमारे ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए हैं या हमारे वातावरण के बदलाव से जुड़े हुए हैं। और कोई प्रश्न? हेलो, हाँ मैम, महाकौशल कॉलेज जबलपुर। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो कि अभी दो तूफान आए बहुत बड़े, जिन्होंने अपने देश में बहुत दूर राज्यों में फैले थे, जैसे हुदहुद तूफान और एक नीलोफर तूफान आया था। ये तूफान किस कारण से आए थे? देखिए, तूफान सामान्य रूप में बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है, हमेशा आते हैं। ये तूफानों का नाम भी आप जानते हैं, अलग एक कहानी है उनकी कि किस तरीके से नाम डिसाइड होते हैं। तूफान हमेशा हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मिलने से बनते हैं, लेकिन पिछले, अभी मैंने आपको अपने इस लेक्चर में बताया है कि तूफानों की संख्या में इजाफा हुआ है। तूफानों की संख्या में इजाफा हुआ है वो हमारे पूरे वातावरण के बदलाव के कारण, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं या तापमान के असंतुलन की बात कर रहे हैं, उसमें इजाफा होने के कारण इसमें आए हैं तूफान। लेकिन पहले भी आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है कि तूफान आप पहली बार, चूंकि आपके पास संसाधन इतने ज्यादा है, मीडिया है, तो आप उसका बहुत ज्यादा उसका प्रचार प्रसार देख लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा, हमारे पास अब संसाधन इतने अच्छे हैं कि हम उसके पास सैटेलाइट जानकारी हमारे पास है, उसके आने के 4 दिन पहले हम जानकारी पा लेते हैं। पहले हमारे पास केवल मछुआरे होते थे जो ये सूचनाएं देते थे। मछुआरे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो किनारे रहते हैं, वो 4 दिन पहले पता लगा लेते हैं समुद्र की धाराओं के उठने पर और उनकी लहरों के अनुमान से वो बता देते हैं कि आने वाले कब समय में तूफान आएगा, कितना दूर है, कितने पास आएगा। लेकिन अब चूंकि हमारे पास वैज्ञानिक इतने सारे उपकरण आ गए हैं कि हम उसकी सूचना पहले दे देते हैं और उससे हमारा बचाव होता है, हम रेस्क्यू बहुत आराम से कर सकते हैं। तूफान पहले भी आते थे, लेकिन अब संख्या चूंकि उनकी ज्यादा होने लगी है, वो सीधा कारण है कि जो हमारे पूरे ग्लोब के पर्यावरण में या ग्लोब के तापमान में जो बदलाव हो रहा है, वो तापमान
के बदलाव का एक साइन है कि इन तूफानों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, और प्रश्न कोई? ठीक है, इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।